हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूं सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप एग्जाम में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा। जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे 2 महीने बाद या फिर एग्जाम में बैठेंगे, तब इसकी प्रॉफिट आपको नजर आएगी। आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। आप क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी ही आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। मैं हर बार यही कहता हूँ, आज भी आपसे यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है, पायल ने भारतीय स्टेट बैंक से ₹A, मतलब अमाउंट उन्हें एक्चुअली नहीं बताया है, वेरिएबल में बताया है कि ₹A की राशि उधार ली, मतलब एक अमाउंट उधार ली उसने, जिसे 16.66% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करना है। उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में 3 साल बाद इस रेट पर वापस करना है। वह इस राशि का 87.5%, जो भी अमाउंट उसने लिया है उसका 87.5% भाग जो है 33.33% की वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है। तो 3 वर्षों के अंत में देय राशि चुकाने के बाद, ठीक है, उसे 660 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 660 रुपए का। तो हमें वो अमाउंट बताना है कि उसने स्टेट बैंक से लिया कितने था। क्वेश्चन में आपने पढ़ के समझ लिया होगा कि वो क्या करती है। क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि वो स्टेट बैंक से कुछ पैसा उधार लेती है, और जो पैसा लेती है उसे क्या करना है कि 16.66% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसको वापस करना है। लेकिन क्या करती है, जो पैसा वो लेती है उसका 87.5% जो है वो किसी को दे देती है, और उससे ब्याज कितना लेती है? 33.33% के। तो क्या करती है, 3 साल बाद जिसको पैसा दिया है उससे लेती है, और क्या करती है, वो पैसा स्टेट बैंक को देती है, जिसका जितना स्टेट बैंक का बना हुआ था। तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है? 660 रुपए का प्रॉफिट होता है स्टेट बैंक को कर्जा देने के बाद। तो बताना है हमें कि वो उसने कर्जा कितना लिया था स्टेट बैंक से, यही क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना नया मिलेगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब देखिए सॉल्व करने में कितनी आसानी होती है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने कितना लिया था अमाउंट। हम मान लेते हैं पायल ने लिया कितना था? पायल ने, हम मान लेते हैं 216x रुपए उधार लिए थे। अब आप सोच रहे होंगे, सर आपने हर बार 100 मानते हैं, 200, 1000 ऐसा मानते हैं, 216x क्यों माना आपने? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 16.66% का मान कितना होता है? 16.66% का मान कितना होता है? 1/6। बाद में ये क्या कर रहा है, उस अमाउंट का 87.5%, तो 87.5% का मान कितना होता है? 7/8 होता है। ठीक है, और कितने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 33। तो अगर हम इनका, और सब 3 साल के लिए देता है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि जाकि 216 से अगर मैं सॉल्व करते जाऊं तो कट जाए, हमें पॉइंट के रूप में वैल्यू ना मिले, एग्जैक्ट वैल्यू मिले। तो उससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर पॉइंट में मिलता है तो आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन ये होता है कि फिर हमको सॉल्व करने में कठिनाई होती। इसलिए मैंने ऐसा माना, क्योंकि इस यहाँ से मुझे पता चल जा रहा है कि 6 साल के लिए कितना हो जाएगा। 6 6 36, 6 216, 8 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 216। ठीक है, इसलिए मैंने इतना ऐसा माना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों माना ऐसा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 16.66 प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस करना है। उसने स्टेट बैंक से कर्जा कितना लिया? इतना ले लिया, मैंने मान लिया। अब 3 साल बाद
3 ईयर बाद वापस कितना करना है CI के रूप में पायल को, स्टेट बैंक को, वार्षिक वापस कितना करना है स्टेट बैंक को 3 साल में। तो 216 आप या तो फॉर्मूला रखिए, 16.66% का मान कितना होता है 1/6। तो पहले साल क्या होगी 6 से 7 हो जाएगी, फिर जो अमाउंट मिलेगा पूरे का, ठीक है, फिर जो अमाउंट मिल गया फिर अगले साल भी तो उस पर कितना 16.66% का ब्याज लगेगा, मतलब फिर 6 से 7 हो जाएगी। फिर अगले साल जो अमाउंट ये मिल गया हमें उस पर भी तो क्या होगा 16.66% का ब्याज लगेगा, मतलब 6 से फिर वापस 7 हो जाएगी। तो हमें 3 साल बाद कितना मिलेगा वापस करना है, 216 लिया, अब वापस कितना करना है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 216 x 7 सत्ते 49 सत्ते 343 अपॉन 216, सॉरी x नहीं 216 से 216 कट गया, मतलब कि 343 रुपये हमें क्या कर x वापस करना होगा किसको, स्टेट बैंक को 3 साल बाद। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो जितनी अमाउंट उसने ली थी, कितनी अमाउंट ली थी, ठीक है, उसने कितनी अमाउंट ली थी 216x, उसका 87.5% भाग हिस्सा जो है 87.5% का मान कितना होता है, ये सॉरी यहाँ पे 87.5% बराबर कितना होता है 7/8, मतलब 7/8 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189x क्या करती है 216 में से 189x वो क्या करती है 3 वर्षों के लिए उधार दे देती है, उधार देती है, ये क्या करती है उधार देती है, ठीक है। उसके पास रिमेनिंग बच कितना गया 216x माइनस 189x, ठीक है, कितना बच गया उसके पास 11 16 27x उसके पास बच गया, और उसने दे कितना दिया उधार 189x, कितना दिया 189x, और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेट ऑफ, अब यहाँ पे उधार दिया कितना 189x, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 33.33% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, कितने साल के लिए, टाइम कितना 3 ईयर के लिए। अब हमें मिलेगा कितना अमाउंट यहाँ उधार देने बाद 189x, 33.33% का मान कितना होता है 1/3, मतलब अमाउंट 3 से पहले साल 4 हो जाएगी, फिर दूसरे साल 3 से 4 हो जाएगी, फिर तीसरे साल 3 से 4 हो जाएगी, 3 साल जैसे यहाँ किया था, ठीक है, हमने ब्रैकेट ना लगा के सीधा सीधा लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 9 1 9, 3 सत्ते 21, 7 x आ गया यहाँ, तो 4 चौका 16, चौका 64, और सत्ते कितना होगा 64, 64 इंटू 7x कितना हो जाएगा 7, 7 चौक 28, 7 छंग 42, 420 और 28 448, कितना हो जाएगा ये 448x, मतलब उसने जो उधार दिया था 33.3% बाद, वो जो वो उधार वापस करेगा वो कितना करेगा 448x वापस करेगा। अब पायल के पास टोटल कितना हो गया 3 साल बाद, 3 साल बाद 3 ईयर बाद कितना हो जाएगा पैसा उसके पास टोटल 448, तो जिसको उधार दिया था उसने वापस किया, ठीक है, और अभी 27x पिछले में भी बचा था, 27x बच गया था, ठीक है। तो अब टोटल इसके पास कितना हो गया जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा ये 8 7 15 475x। अब पायल के पास कितना पैसा है 475x, और उसे वापस कितना करना है 343x। हाँ, वापस करने के बाद बची राशि
ठीक है, स्टेट बैंक को वापिस करने के बाद बची राशि पायल के पास, ठीक है, पायल कोई बात हो रही है तो पायल पे ध्यान देना, ठीक है। तो ये कितना होगा, 475 x माइनस 343 स्टेट बैंक को दे दिया, तो उसके पास बच कितना गया, तो 343 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100, सीधे सीधे 100 और 3 2 और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 3, 132x। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 132x बचा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास लाभ के कितने रुपए बचे, 660 रुपए। तो 132x, मैं कह रहा हूँ 132x बचा, कितना, मैं कह रहा हूँ 132x बचा, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है 660 रुपए बचा। तो x का मान यहाँ से निकल आएगा, तो x का मान निकल आया तो कितना, 660 बटा 132, ठीक है। 132 कितनी बार जाएगा, 13 5 65, तो 5 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ गया हमारा, x का मान कितना आ गया हमारा, 5, ठीक है। x का मान हमारा कितना आ गया, 5। तो x का मान आ गया, तो पायल को राशि इसने कितनी ली थी, यही तो हमारा a था, a हमारा कौन सा था, यही 216। तो 216 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 216 × 5 कितना हो जाएगा, 1080 रुपये, कितना, 1080 रुपये। तो उसने उधार कितना लिया था, 1080 रुपये, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए इतनी कहानियां लिखी, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो, क्योंकि वहां तो समझाना नहीं है कि एग्जामिनर को हमको समझाना है, तो आप इसमें से शॉर्टकट डायरेक्टली करते जाओगे और इससे आधे में, आप आधे से भी कम में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दिया क्या है, क्या कर रहा है, वो आप समझते, आपको किसी को समझाना तो है नहीं वहां, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है बंटी सुबह 11:30 बजे बिलासपुर से बोकारो की ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है और शाम 6:30 बजे पहुंचता है। फिर विनोद दोपहर 1:30 बजे बोकारो से बिलासपुर की ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है और रात 9:30 बजे पहुंचता है। वह समय ज्ञात कीजिए जब एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, बंटी बिलासपुर से बोकारो और विनोद बोकारो से बिलासपुर की तरफ आता है, तो वो टाइम बताना है जहां वो एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं बंटी क्या है, ये हमारा हो गया बिलासपुर, बिलासपुर से बोकारो की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया मान लो बोकारो। अब यहाँ पे बंटी है, बंटी कितने बजे जा रहा है, 11:30 बजे, ठीक है। बंटी कितने बजे जा रहा है, 11:30 बजे। अब पहुंच कितने बजे रहा है, 6:30 बजे। कितने बजे पहुंच रहा है, 6:30 बजे। तो टोटल टाइम ले कितना रहा है, ये 7 घंटे। कितना टाइम ले रहा है, 7 घंटे। अब दूसरी तरफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बोकारो से बिलासपुर की तरफ कौन आ रहा है, विनोद, ठीक है। बिलासपुर की तरफ कौन आ रहा है, विनोद। अब वो कितने बजे चलता है, 1:30 बजे चलता है। और पहुंचता कितने बजे है, 9:30 बजे। कितने बजे, 9:30 बजे। ये कितना टाइम ले रहा है, 8 घंटे। एक चीज देखिए आप, इसमें क्या है कॉमन, कि इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी कुछ भी होगी और ये भी जो है वो डिस्टेंस आपस में क्या है, दोनों बराबर है, डिस्टेंस आपस में बराबर है।
ठीक है। अगर डिस्टेंस आपस में बराबर हैं तो आपको पता है कि v बराबर d/t होता है। ठीक है, रेशियो मेथड लगाएंगे हम तो d/t होता है। अगर डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड होगी उसका टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं बंटी, यहाँ पे हो गए विनोद, बंटी और विनोद। अब बंटी कितने टाइम में पहुंच रहा है, बंटी की टाइमिंग क्या है 7 घंटे वहां तक पहुंचने में, और विनोद की टाइमिंग क्या है 8 घंटे। तो इनकी स्पीड क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो जाएगा। अगर इनके बीच 7-8 का रेशियो है तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 8-7 का स्पीड का। तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड जो थी वो 8x थी बंटी की, और जो विनोद की स्पीड थी वो 7x थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, स्पीड इतनी थी। अब अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहें, ठीक है, तो बंटी की कितनी डिस्टेंस कितनी है, बंटी और चाहे वो विनोद दोनों तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर हम निकालना चाहें तो कितना आएगा हमारा, 8x की स्पीड से 7 घंटे चलेंगे तो कितना होगा 8 7 56x। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 56x। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों को साथ में चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो पहले चल रहा है वो बाद में चल रहा है, तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं कि वो कितनी दूरी चला है। लेकिन अगर सम टाइम्स एक टाइम पे चलें दोनों तो हम बता सकते हैं कि वो कहाँ पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें क्या ले जाना पड़ेगा 1:30 बजे। 1:30 बजे इसको, मतलब 1:30 बजे देखते हैं कि हमारा ये बंटी कहाँ पहुंच गया था। तो सिर्फ 11 साढ़े 11 से 1:30 बजे के बीच में से कितने दूरी कितना टाइम लिया 2 घंटे, और 8 की स्पीड से 2 घंटे में कितना ट्रेवल कर लिया 8 दूनी 16x। ठीक है, कितना ट्रेवल कर लिया 8 दूनी 16x। ये टोटल डिस्टेंस हमारी 56 थी, टोटल डिस्टेंस 56 थी हमारी। तो अब इतनी दूरी कितना बच गया, ये 16 ये घट गया तो 40। ठीक है 40, कितना ये बच गया 40। तो अब क्या करेगी विनोद और बंटी, विनोद यहाँ बंटी यहाँ पहुंचा है, विनोद यहाँ है, मतलब 40 किलोमीटर तो ये भी है। अब क्या होगा, ये दोनों जब भी मिलेंगे तो इसी के बीच में मिलेंगे। ठीक है कि नहीं, दोनों कहाँ मिलेंगे, इसी 40 किलोमीटर की दूरी में मिलेंगे, क्योंकि बंटी अब यहाँ पहुंच गया, विनोद अभी स्टार्ट किया है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। दोनों की दूरी कितनी है 40 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा इनको मिलने में, तो टाइम और इनके बीच की दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर नहीं 40x किलोमीटर है, सॉरी। और इनकी स्पीड कितनी है, स्पीड तो यहाँ हमने बता दिया है कि 8x और 7x है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा, आपस में क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, तो ये क्या हो रहे हैं आपस में तेजी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, तेजी से अगर आ रहे हैं तो आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे। तो हमारी स्पीड कितनी हो गई 8 और 7 15, 8x प्लस 7x बराबर कितना 40x/15। अब काट देते हैं जो कटे, ठीक है, मीटिंग टाइम लिख देते हैं, मीटिंग टाइम, मीट टाइम, ठीक है, मीट टाइम है, टाइम तो लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है, मीट टाइम। तो ये कितना, अब 5 से काटे 5 8, 5 3 15, तो ये 8/3 आ रहा है हमारा। तो ये 3 दूनी 6, 2 घंटे प्लस 2/3। अब हम क्या करते हैं मिनट में चेंज करते हैं, तो 3 दूनी 6, कितना लग रहा है 2 घंटे 40 मिनट, कितना 2 घंटे 40 मिनट। ठीक है, अब चाहे 2 घंटे 40 मिनट इधर से जोड़ दीजिए चाहे बंटी की तरफ से जोड़ दीजिए, जब 2 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे तो कितने बजे मिलेंगे, मीटिंग टाइम कितनी हो जाएगी 1:30 बज रहे हैं, और 2 घंटा 40 मिनट और जोड़ देते हैं। ठीक है, अब कितना हो जाएगा ये 4 घंटे 4:10 पे आपस में ये मिलेंगे। कितने में मिलेंगे 4:10। कौन सा आंसर चाहिए हमारा,
ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आया तो जितना मैं ये बता रहा हूँ ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी और ये जो स्टेप हैं वो ऑटोमेटिक आपके कम होते जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मैं यही कहूँगा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको बहुत आसानी होगी सॉल्व करने में। क्योंकि क्या होता है कि हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि उसने पूछा क्या है, और मेंटली प्रेशर होता है तो इस टाइम और नहीं समझ में आता कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं बता रहा हूँ इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 7 इनलेट पाइप 7 मिनट में टैंक का 70% भाग भर सकते हैं और 5 आउटलेट पाइप उसी टैंक को 21 मिनट में पूरी तरह खाली कर सकते हैं। यदि एक साथ 2 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप चालू किए जाएं तो टैंक को भरने या खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी है। मान लिया कैपेसिटी कितनी है टैंक की, माना कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी है, x। ठीक है, कितनी है, x। तो 7 इनलेट पाइप एंड 7 मिनट में पूरी टंकी का कितना परसेंट खाली कर रहे हैं। पूरी टंकी तुम्हारी x है, उसका 70% खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इनलेट पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा, भर रहा है, कितना भरेगा। तो x इंटू 70/100 गुणते, अब ये 7 क्या आ जाएंगे, 1/2 1/7 में आ जाएंगे, ये भी 1/7 हो जाएगा। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब ये हमारा कितना आ गया, x/70, मतलब एक इनलेट पाइप 1 मिनट में x/70 भरेगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है 2 इनलेट की बात कर रहा है, तो 2 इनलेट कितने में, पाइप 2 मिनट में कितना भरेगा, 2x/70। ठीक है, 2x/70। इसको चाहे सॉल्व कर लीजिए चाहे ऐसे रहने दीजिए। आगे कह रहा है कि 5 आउटलेट पाइप उसी टैंक को 21 मिनट में पूरी तरह खाली कर सकते हैं। अब दूसरी बात कह रहा है कि 5 आउटलेट पाइप हैं, 5 आउटलेट पाइप 21 मिनट में टैंक को पूरी तरह खाली कर रहे हैं। मतलब माइनस, खाली मतलब माइनस, और यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं क्योंकि ये भर रहा है। ठीक है, भरने को हमने क्या किया, मान लिया प्लस कर रहा है और खाली करने को माइनस कर रहा है। ठीक है, तो ये भर रहा है। अब एक आउटलेट पाइप, आप ही बताओ, एक आउटलेट पाइप 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो -x/5, ये 5 बटे में चला जाएगा तो ये भी तो 1/5, मतलब 1/21 ये भी होगा बटे में, तो ये कितना हो जाएगा, -x/105, दोनों का गुणा कर दिया। तो 2 आउटलेट पाइप 1 मिनट में, यहाँ 1 मिनट है, 2 मिनट नहीं, एक आउटलेट पाइप 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 से गुणा कर दिया, 2x/105। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे अब कह रहा है कि यदि 2 आउटलेट पाइप और 2 इनलेट पाइप को चालू किया जाए, अब दोनों साथ में चालू किया जा रहा है। अभी तक तो अलग अलग बता रहा था, अब लेकिन दोनों साथ में चालू किया जा रहा है। तो 2 इनलेट पाइप
और प्लस 2 आउटलेट पाइप, 2 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप। 1 मिनट में कितना भरेंगे या खाली करेंगे? ठीक है, तो भर कौन रहा है? x/70। खाली कौन कर रहा है? माइनस का चिन्ह मैंने आगे लगा दिया, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ये कितना 2x, सॉरी 2x ये, और ये कितना 2x/105, 2x/105। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x आगे कर लिया, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 105 70 35/70 गुणते 35, सॉरी 105, हाँ 105, 35 दूना 70, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास? 2 इनलेट पाइप प्लस 2 आउटलेट पाइप। 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? अब यहाँ पे देखो कितना बच गया, x/105। अगर देखा जाए x/105 भाग, ठीक है, x का 105वां भाग जो है वो कितने मिनट में भर रहे हैं? 1 मिनट में। कितने मिनट में भर रहे हैं ये दोनों? 2 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप है। मैंने डायरेक्ट सीधा सिंपल से लिख दिया, इनलेट और आउटलेट, ठीक है। तो अब अगर पूरा भरना है, x भाग भरना है, तो x भाग भरना है तो क्या करेंगे? ये 5 इधर चला गया तो क्या होगा? 105 मिनट में 2 इनलेट पाइप और 2 आउटलेट पाइप भर देंगे। कितने मिनट में? 105 मिनट में, ठीक है, पूरा भाग। तो कितना, कौन सा हमारा सही है? 105 डी। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हमने समझाने के लिए आपको बताई हैं। इतना लंबा प्रोसेस मैंने खींच के ले गया सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो ये इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आप कम से कम टाइम में ये चीज़ें नहीं लिखेंगे, आधे में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 15/12 का, 15:12 का, और दुकानदार ने 20% का लाभ अर्जित किया। यदि वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर 195 रुपये है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बताना है कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मतलब मार्क प्राइस, इसको एमपी मान लेते हैं, मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस को एसपी मानते हैं, ठीक है, हमेशा। तो इसका रेशियो दे रखा है कितना? 15/12 का। आगे कह रहा है कि 20% का लाभ होता है। लाभ हमेशा किस पे देखते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। 20% का मान कितना होता है? 1/5। 20% का मान कितना होता है? 1/5। मतलब अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है तो उस पर 20% मतलब 1 का लाभ हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 12 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 6 है। अब हमें इन्हें को, दोनों को रेशियो को मर्ज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर भी 12 बनाना पड़ेगा, तभी तो मर्ज होगा। तो ये यहाँ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं। अगर यहाँ 2 से गुणा किया तो हमें रेशियो बराबर रखने के लिए यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 12 तो 10। अब हमें पता चल गया। अब हम मर्ज कर देते हैं, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस हमारी 15, सेलिंग प्राइस 12, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 12, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई? 10। ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अंतर 195 है,
तो हमारे हिसाब से तो रेशियो में कितना है, ये 15, 12 और 10 का रेशियो है। तो अगर कह रहा है मार्क प्राइस और लागत कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर, तो हमारे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का अंतर कितना हुआ, यहाँ पे देखें तो हम 5 यूनिट मान लेते हैं। लेकिन वे कह रहा है कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 195 है। ये भी और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, अब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी अंतर है वो भी अंतर है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 15, 5 × 9 = 45। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 39। एक यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, 39। तो हमसे पूछ क्या रहा है, वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा है हमारा, ये है ना, सेलिंग प्राइस हमारी तो यही तो है 12। तो एक यूनिट का मान 39, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, 12 चौका 60, 12 चौका 48, 480 में से 12 गया तो 468। तो 468 रुपये जो हमारा है वो सेलिंग प्राइस। कौन सा आंसर चाहिए हमारा, ये ई वाला। तो समझ में आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था, बस रेशियो मर्ज करना आना चाहिए आपको उसमें बस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए हमेशा। मैं यही कहूँगा कि 1 बार 2 बार 3 बार जितनी भी आप पढ़ सकते हो पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बताता है कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 15.6 किमी की दूरी 26 मिनट में तय करता है। धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। अगर डाउन स्ट्रीम में 15.6 किलोमीटर और 26 मिनट में तय करता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डाउन स्पीड, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 15.6 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, किलोमीटर। तो इधर 26 मिनट है, तो इसको हम घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15.6 गुणित 60 अपॉन 26। ये 0 से ये दशमलव ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब कितना हमारे पास हो गया, 156 गुणित 6 अपॉन 26, ठीक है। तो 13 × 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6। ये कितना हो गया हमारा, स्पीड 36 किमी प्रति घंटे की स्पीड से डाउन स्ट्रीम में जा रही है। आगे कह रहा है यदि शांत जल में नाव की गति b का और c का रेशियो दे रखा है, कितना, 7:5 का। कितना दे रखा है, 7:5 का रेशियो। और जो अप डाउन स्ट्रीम हमारी स्पीड होती है उसका मान क्या होता है, वो भी तो b+c होती है, क्योंकि जिस स्थिति में धारा कर जा रही है, पानी बह रही है, उसी में तो नाव जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या, मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, b+c जुड़ जाएगी, ठीक है। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि पानी में जो है वो जमीन से उल्टा होता है। अगर आप पानी में चल रहे हैं तो क्या होगा, अगर धारा की दिशा में चलते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है, और अगर वही जमीन पे चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड घट जाती है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब धारा चलती है, अगर धारा इधर से चल रही है और बोट भी इधर जा रही है, तो दोनों क्या है, आपस में एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो जुड़ जाते हैं। अगर हमारी धारा इधर जा रही है, बोट इधर से आ रही है, तो वो क्या इसको रोकने की कोशिश करती है, इसीलिए घट जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होती है, b+c, जो कि कितना दे रहा है, 36। यहाँ b इंटू सी की b रेशियो c का मान कितना दे रखा है, 7:5 का। तो 7×5 12, ये 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना, 12 यूनिट का मान 36 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा हमारा, 3। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 × 3 = 21, मतलब बोट की चाल 21 किमी प्रति घंटा। अब करंट की चाल कितनी हो जाएगी, 5 × 3 = 15 किमी प्रति घंटा। यहाँ से मैं बोट की और करंट की चाल क्या हो गई, पता चल गई।
अब आगे कह रहा है नाव द्वारा धारा के अनुकूल दिशा में 84 किमी की दूरी तय करने में लिए गए समय और धारा के प्रतिकूल मतलब डाउन अप स्ट्रीम में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात पूछा है। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड रेशियो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम पूछ रहा है। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दे रखा है डाउन स्ट्रीम का, 84 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 84 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी है हमारी, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है b प्लस सी, जो कि कितनी है 36। रेशियो अप स्ट्रीम में कितनी दूरी चलना है 50 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या, हमारी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी 21 माइनस 15। बोट में से करंट की स्पीड घटेगी तो कितनी आएगी हमारी रिलेटिव स्पीड 6। तो काट लेते हैं 6 36, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 12 दूना 24, 25। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 6 एक का 6, 6 चौका 24, 14, तो ये 7 आएगा। कितना आ गया हमारा रेशियो 7 इंटू 25 का। हमसे पूछा क्या था, रेशियो ही तो पूछा था। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये। आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वीडियो रोक के। अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं तो हूँ बताने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो पहले मैं ही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप पढ़िए ध्यान से। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व करना कैसे है। कह रहा है बसंत को 450 किमी की दूरी तय करने में जितेंद्र से 5 घंटे अधिक का समय लगता है। यदि बसंत अपनी गति को दुगुना कर दे तो और जितेश से 10 घंटे पहले पहुंच जाएगा। तो ज्ञात कीजिए जितेश की गति और बसंत की गति के बीच की गति से कितना अधिक है, अंतर बताना है। ठीक है, तो जितेश की गति तो दिया नहीं है, ना उसकी टाइमिंग दे रखी है। तो क्या करते हैं, हम जितेश का मान लेते हैं। कितना, जितेश की स्पीड हम मान लेते हैं v लिख के j लिख देते हैं, जितेश की स्पीड हो गई। और टाइम कितना ले रहा है, टाइम भी नहीं पता, तो टाइम को t मान लेते हैं। ये हमारी स्पीड मान लिया हमने जितेश की, ये टाइम कह रहा है। लेकिन डिस्टेंस दोनों क्या कर रहे हैं 450 किलोमीटर ही तय कर। तो यहाँ से अगर हम जितेश की स्पीड देखें तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इतना, टाइम को t मान रखा है, तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। आगे कह रहा है कि 450 किमी की दूरी मतलब सेम दूरी तय करने में जितेश से 5 घंटे अधिक समय लगता है। किसको, वसंत को। वसंत को हम v मान लेते हैं। वसंत की स्पीड ये हो गई, 450 किलोमीटर ये भी जा रहा है। लेकिन टाइमिंग अब देखिए क्या कह रहा है कि दूरी तय करने में जितेश से 5 घंटे अधिक लगते हैं। अगर जितेश की टाइमिंग t है तो किसकी, बसंत की टाइमिंग क्या हो जाएगी t+5। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अभी आगे और कुछ कह रहा है, यदि बसंत अपनी गति को दुगना कर दे। अब बसंत अपनी गति को दुगना कर दिया, अभी v की स्पीड से जा रहा था, अब 2v की स्पीड से जा रहा है। और जा कितना किलोमीटर रहा है, अब भी 450 किलोमीटर ही जा रहा है। लेकिन अब टाइमिंग क्या हो गई इसकी, जितेश से 10 घंटे पहले पहुंच जाता। जितेश की टाइमिंग t थी, तो अब कितना पहले, 10 घंटे पहले पहुंच जाती है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो v का मान हमें यहाँ दिया है और 2v का मान यहाँ। अब हम टाइमिंग तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो 2 को 2 रहने देते हैं, v की जगह हम क्या रख देते हैं 450 अपॉन t+5 इक्वल टू कितना दिए हो जाएगा 450 ये और t-10 ये हो गया। तो 450 से 450 कैंसिल। ठीक, अब इसका गुणा इधर कर देते हैं, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो ये यहाँ पे 2 है, तो t का गुणा जब इधर करेंगे t-10 का,
तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t माइनस 20, और इसका गुणा करेंगे तो इधर डायरेक्ट यही आ जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, t को इधर लाते हैं 20 को इधर, तो t बराबर कितना आ गया 25। मतलब कि जितेन को कितना टाइम लग रहा था 25 घंटे। ठीक है, तो जितेन की स्पीड कितनी हो जाएगी अब हमें पता चल गया जाएगा 450, टाइम था 25 घंटे, तो 25 का करेंगे तो कितना आएगा 4 चौका 16 2 18, कितना 18 किमी प्रति घंटा। ठीक है, और अगर हम बसंत की निकालें तो बसंत का डिस्टेंस तो वही है 450 किलोमीटर, लेकिन टाइमिंग क्या है, जितेन से 5 घंटे अधिक लग रही थी। तो जितेन अगर 25 है तो 5 घंटे अधिक मतलब 30 घंटे लग रही है, तो 450 अपॉन 30 कितना आ जाएगा 15 किमी प्रति घंटा। तो अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है, जितेन माइनस किसकी वसंत की, वी जितेन वी बसंत, तो ये कितना हो जाएगा 18 में से 15 गया तो कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो ज़्यादा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो ज़्यादा ले रही है। कौन सा आंसर सही है हमारा, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक टैंक को भरने में 3 पाइप ए बी सी द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः 4, 5 और 3 है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक 5 घंटे में पूरी तरह भर जाती है। तो बताइए कि पाइप सी अकेले उसी टैंक का 4/5वां भाग कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। तो एक बात बताइए, टाइम दिया है कितना, ए बी और सी का कितना दिया है 4, 5 और 6। अगर मैं इसको मान लूँ 4x, 5x और ये 6x, ये टाइम लग रहा है, तो ए को टाइम कितना लग रहा है 4x, बी को कितना टाइम लग रहा है 5x, सॉरी इसका 3 है, ये 3x, तो सी का कितना टाइम लग रहा है 3x। इनका टोटल वर्क हमें पता चल गया कितना है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 हैं 60x। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, इफ़िशियंसी मिल जाएगी, और हमें चाहिए क्या इफ़िशियंसी। तो क्या हाँ यहाँ कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 5 से भाग देंगे 60 में तो 12 पंचे 60, और 60 में 3 से भाग देंगे तो 20। हमें ए बी सी की इफ़िशियंसी पता चल गई। टोटल कितनी आ गई इफ़िशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी टोटल कितनी हो गई 15, 12, 27, 20, 47। अगर हमें इसकी तीनों की इफ़िशियंसी पता चल गई, कह रहा तीनों पाइप को एक साथ खोले जाएं तो 5 घंटे में भर जाती है। तो हमें टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है, टोटल की कैपेसिटी निकालनी है टैंक की, तो ये 5 घंटे में भर रहे हैं, और टोटल तीनों की इफिशियंसी से अगर गुणा कर दें तो हमें टोटल पता चल जाएगा वर्क मतलब टैंक की कैपेसिटी अगर पूरी भर रही है तो वही तुम्हारी क्या क्या है टोटल वर्क हुआ। वर्क मतलब क्या, टंकी भर रही है, तो जब पूरी टंकी भर रही है तो वही हमारी क्या हो गई कैपेसिटी हो गई। 5 घंटे में कितना भर रही है, 5 चौक 20, 7 पचे 35, 235 टंकी, 235 है टंकी की टोटल कैपेसिटी, या टोटल वर्क कर लीजिए कह लीजिए। ठीक है, कह रहा है टंकी का
अब आगे कह रहा है, तो बताइए सी अकेले उसी टैंक का 4/5वां भाग कितने समय में भरेगा। तो सी टाइम कितना लेगी, हमें वर्क कितना करना है, 235 का टोटल टैंक कैपेसिटी इतनी है और इसका 4/5वां भाग ही भरना है। तो 4/5 सी से अगर हम इफिशियंसी से भाग दे दें तो क्या हमें मिल जाएगा, टाइम। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, 5×4 = 20, 5×7 = 35, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5×4 = 20, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया, 47/5 आया, ये नहीं कटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 47 × 98, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 दूनी 10 कर देते हैं। 47 × 94 होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 9.4 आवर लगेंगे। कितना टाइम लगेगा, 9.4 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितना टाइम लग गया, 9.4 घंटे। तो समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, सीधे सीधे एक ट्रिक और मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप क्या करिए, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ये हमारा बेस एक पहला मेथड था, दूसरे मेथड में बता रहा हूँ। तो दूसरा मेथड हमारा है, ये कह रहा है अगर ABC की टाइमिंग दे रखी है, टाइमिंग दे रखी है कितनी है, 4, 5 और 3, तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, हमेशा टाइम का उल्टा हो जाएगा। ये 1/4, 1/5 और 1/3। तो हम इस क्या करते हैं, इफिशियंसी सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो कितना, 4, 5, 3, 12, 60। इनका क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम 4 से फिर भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1/3 होगा यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 × 3 = 15, 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60। यही चीज वहां भी आया था कि नहीं आया था, आया था। इफिशियंसी हमें तीनों की पता चल गई, तो कितनी है टोटल, 47, और भर कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी। अब कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी, 47 × 5 घंटे में भर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 235। अब सी अकेले कितना टाइम लगाएगा, तो 235 अपॉन का 4/5 भाग, सी की कैपेसिटी एफिशिएंसी कितनी, इतनी 20। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 47/5 मतलब 9.4। यही तो आया वहाँ भी, यहाँ भी। वो मैंने पूरा प्रोसेस करके बताया था। ये ट्रिक मेथड हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, टाइम की कमी होने के कारण जल्दी जल्दी। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। यदि एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है और वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो वर्ग और वृत्त की क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताना है। तो कह रहा है एक वृत्त का व्यास कितना होता है, डी। डी बराबर क्या होता है, 2r, और एक इसकी बराबर है, एक वर्ग की भुजा के बराबर, भुजा मतलब ए मान लेते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a, क्योंकि चारों तरफ की लेंथ हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वही तो परिमाप हो गया हमारा। ठीक है, और इसका मान दे रखा है 56, तो ए का मान क्या है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 × 4 = 56, ए का मान 14 आ गया। तो यहाँ पे ए का मान 14, तो आर का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 7। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो वर्ग का और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड सर्कल, स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है,
तो स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर क्षेत्रफल, और सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए का मान हमें पता है कितना, 14 का स्क्वायर कर देते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 2 बार, 7 से 7 कैंसिल, 14 14 में 196 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो दिक्कत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए और फिर मैं वैसे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी आपको आसानी होगी सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। वर्षा ने 10% ब्याज दर पर 200 रुपये उधार लिए। उसने पहले और दूसरे वर्ष के अंत में 150 रुपये और 37 रुपये का भुगतान किया। तो ज्ञात कीजिए कि वो अपना ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करेगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षा है एक लड़की जो 200 रुपये का उधार लेती है और 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज पर, ठीक है, उसको ब्याज देना है। तो वो क्या करती है, एक साल बाद कितना, 150 रुपये वापस करती है, फिर दूसरे साल बाद 37 रुपये वापस करती है। अब पूछ रहा है कि उसको तीसरे साल कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा जाकि बराबर हो जाए। अब ठीक है, तो चलिए, वर्षा ने 10%, तो वर्षा ने लिया कितना था अमाउंट, कितना लिया था, 200 रुपये। कह रहा है कि 10% ब्याज देना पड़ेगा। एक साल बाद 10% अगर ब्याज दे रही है तो एक साल बाद कितना देना पड़ेगा उसे, 200 का 10% कितना होता है, 20। 200 तो ये हो गया, 220 रुपये उसको एक साल बाद अब देना पड़ेगा, ठीक है। 200 तो उसने उधार लिया तो वो तो देना पड़ेगा, और 10% इसका और देना पड़ेगा, तो कितना देना पड़ेगा, 220। लेकिन उसने क्या किया कि 150 रुपये वापिस कर दिए एक साल बाद, 150 रुपये वापिस कर दिए, तब उसके पास बचा कितना, 70 रुपये, ठीक है, 70 रुपये। तो अब अगले साल उसे कितना देना पड़ेगा, क्योंकि अब तो 70 रुपये पे ही उसे ब्याज देना पड़ेगा, और वो भी कितना परसेंट, 10%। तो 70 का 10% कितना होता है, 7 होता है। अब 7 रुपये तो ब्याज देना पड़ेगा, और 70 रुपये कितना टोटल देना पड़ेगा उसे, 77 रुपये। लेकिन उसने क्या किया, फिर अपना 37 रुपये उसने वापस कर दिया, बोल रहे 37 रुपये दूसरे साल भी उसने वापस कर दिया। तो अब उसके पास कितना बच गया देने के लिए, 40 रुपये, ठीक है। अब इस 40 रुपये को वो तीसरे साल दे रही, तो तीसरे साल रुपये कितना देना पड़ेगा उसे, 10% ब्याज इसका देना पड़ेगा। तो 10% कितना होता है 40 का, 4, 40 + 4 44 रुपये। तीसरे साल अगर वो 44 रुपये दे दे तो क्या हो जाएगा, उसका ऋण खत्म हो जाएगा। तो तीसरे साल की बात हो रही, तो 44 ये आंसर, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस आपको समझने की वो थी कि आपको कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। मैं यही कहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने पे ही आंसर आता है। तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, आपने क्वेश्चन को पढ़ा, बाकी क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ा सा स्पीड इसलिए हो रहा हूँ कि टाइम का अभाव है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग फिर बोर होने लगते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लास्ट में, और इसलिए मैं लास्ट में हार्ड क्वेश्चन में नहीं रखा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो मुकेश और जितेन ए से बी तक 62 किमी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर की गति से तय करते हैं। मुकेश पहले बी पर पहुंचता है और तुरंत लौटता है, और सी पर जितेन से मिलता है। तो ए और सी के, तो सी पर जितेन से मिलता है, तो ए और सी से
के बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई डिस्टेंस है कितनी, 62 किलोमीटर की। डिस्टेंस कितनी है, 62 किलोमीटर की डिस्टेंस है ए से बी के बीच की। दूरी कितनी है, 62 किलोमीटर। और कह रहा है कि मुकेश जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से जा रहा है। और जितेश कितने की स्पीड से जा रहा है, जितेश कितनी की स्पीड से जा रहा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। 11 किलोमीटर है ये, ठीक है, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। अब क्या होता है कि मुकेश बी पे पहुंच गया और आ करके यहाँ कोई सी पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे वो मिलता है, यहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं, मुकेश और जितेश। जितेश अभी इधर की तरफ जा रहा है और मुकेश इधर की तरफ जा रहा है, दोनों आपस में यहाँ पे मिल रहे हैं। तो पूछ रहा है ए और सी के बीच की दूरी, इसकी दूरी पूछ रहा है। तो आप बताइए हमसे कि मुकेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मुकेश ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले तो ये 62 किलोमीटर गया और इसको हम मान लेते हैं x मीटर वापस आया, ठीक है। तो ये 62 किलोमीटर गया, फिर कितना दूरी वापस आया, x किलोमीटर। मतलब उसने टोटल कितने ट्रेवल की, 62 किलोमीटर प्लस x किलोमीटर। और वहीं जितेन ने कितना ट्रेवल किया, जितेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो d, ठीक है। ये मुकेश का m था, ये जितेन का d। तो जितेन ने कितना किया, 62 किलोमीटर टोटल था, लेकिन उसने x डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, मतलब 62 माइनस x डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। कह रहा है ए और सी के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे देखिए सेम टाइम का मान क्या है, समान है। जितनी देर मुकेश चला तो टाइम जो है मुकेश का और टाइम जो है वो जितेश का क्या था, सेम टाइम, दोनों इक्वल टाइम में ही चले तो बराबर है। तो टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये किसकी, जितेन की बात हो रही है, जितेन की बात हो रही है, मुकेश की बात हो रही है, तो मुकेश। अब मुकेश डिस्टेंस कितना चला, मुकेश मैंने बता दिया कितना, 62 प्लस x। और इसकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जितेन 62 माइनस x चला, उसकी स्पीड क्या थी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 8 2 6 प्लस 11x। अब 20 का गुणा इधर करेंगे तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, 1240 माइनस 20x। अब x को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 20 11 31x। और इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 में से 700 घटा दिया तो 500 और इधर 18, कितना हो जाएगा, 558। तो ये कितनी बार जाएगा, 18 बार, क्योंकि 18 का 18 54 55। तो x बराबर कितना आ गया, 18। तो हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 62 माइनस 18 कर देंगे, क्योंकि 62 टोटल है तो उसमें से x घटा दिया, तो कितनी हो जाएगी हमारी, 20 घटाएंगे तो 42 और 2 ज़्यादा घटा दिया तो ये 44। कितना किलोमीटर, 44 किलोमीटर हमारी आ गई। तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, वो सिंपल क्वेश्चन था, बस पढ़ने की आपकी देरी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, और लाइक कर दिया है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहें और आप अपने अर्थमेटिक को इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।